दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने एक ऐसे कथित इंटरस्टेट साइबर अपराध नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो चोरी किए गए मोबाइल फोन, फर्जी या म्यूल बैंक खातों, सिम कार्ड, डेबिट कार्ड और पीओएस मशीनों की मदद से लोगों के बैंक खातों से रकम निकालने के लिए एक संगठित तरीके से काम कर रहा था। इस कार्रवाई में दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से जुड़े कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे नेटवर्क का खुलासा किसी बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड या करोड़ों रुपए की शिकायत से नहीं बल्कि 88 साल के एक बुजुर्ग के चोरी हुए मोबाइल फोन से हुआ। यह मामला इस बात की गंभीर चेतावनी भी देता है कि आज मोबाइल फोन सिर्फ बातचीत का साधन नहीं है, उसके अंदर मौजूद सिम, बैंकिंग एप्लीकेशन, ओटीपी और डिजिटल पहचान किसी अपराधी के हाथ लग जाए तो उसका इस्तेमाल सीधे आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। 19 मई को चोरी हुआ मोबाइल, 21 मई को खाते से निकले 70,000। मामले की शुरुआत दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर निवासी 88 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक की शिकायत से हुई। 19 मई 2026 को उनका मोबाइल फोन चोरी हो गया था। मोबाइल चोरी होने के 2 दिन बाद यानी 21 मई को उन्होंने अपनी सिम दोबारा जारी कराई। सिम दोबारा एक्टिव होने के बाद उनके मोबाइल पर कैनरा बैंक खाते से संबंधित एसएमएस आने लगे। इन संदेशों को देखकर बुजुर्ग के होश उड़ गए। उनके बैंक खाते से 3 अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए रकम निकाली जा चुकी थी। पहला ट्रांजैक्शन 25,000 रुपये, दूसरा ट्रांजैक्शन 20,000 रुपये, तीसरा ट्रांजैक्शन 25,000 रुपये, कुल रकम 70,000 रुपये। यानी मोबाइल चोरी होने के महज 2 दिन बाद बैंक खाते से 70,000 रुपये की अनधिकृत निकासी हो चुकी थी। पीड़ित ने तत्काल मामले की जानकारी नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर दी। इसके बाद शिकायत की गंभीरता को देखते हुए साइबर पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की। 23 जुलाई 2026 को एफआईआर संख्या 36/2026 दर्ज की गई, जिसमें बीएनएस की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज किया गया। यहीं से पुलिस की जांच ने एक बड़े नेटवर्क का रास्ता पकड़ना शुरू किया। एक चोरी हुआ फोन कैसे पहुंचा साइबर अपराधियों तक? जांच के दौरान पुलिस को ऐसे संकेत मिले कि यह सिर्फ मोबाइल चोरी का मामला नहीं था। पुलिस के अनुसार इस नेटवर्क की कार्यप्रणाली कई स्तरों पर बटी हुई थी। पहले स्तर पर मोबाइल चोरी करने वाले लोग काम करते थे। ऐसे मोबाइल फोन जिनमें सिम और डिजिटल जानकारी मौजूद होती थी आगे नेटवर्क में इस्तेमाल किए जाते थे। दूसरे स्तर पर मेरठ और गाजियाबाद में बैठे कथित म्यूल अकाउंट सप्लायर काम कर रहे थे। इनके पास बैंक खातों, डेबिट कार्ड, सिम और पीओएस मशीनों का बड़ा नेटवर्क मौजूद होने की बात सामने आई। तीसरे स्तर पर जयपुर, राजस्थान में बैठा कथित तकनीकी मॉड्यूल काम कर रहा था। यहां पुलिस को एक ऐसा सेटअप मिला जो सामान्य कार्यालय या कॉल सेंटर जैसा दिखाई देता था, लेकिन जांच के मुताबिक इसका इस्तेमाल साइबर अपराध की गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। दिल्ली पुलिस की जांच टीम ने वित्तीय लेन देन और डिजिटल गतिविधियों को ट्रैक करते हुए यह पता लगाया कि म्यूल बैंक खातों की सप्लाई उत्तर प्रदेश के मेरठ और गाजियाबाद क्षेत्र से जुड़ी थी, जबकि बैंकिंग से संबंधित कथित सक्रिय गतिविधियां जयपुर से संचालित की जा रही थीं। पुलिस को आशंका थी कि यदि मुख्य ऑपरेटर को भनक लग गई तो वह सर्वर, डिजिटल लॉग और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट कर सकता है। इसी वजह से दिल्ली पुलिस की टीम ने राजस्थान के जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में तेजी से कार्रवाई की। यहां एक आवासीय परिसर पर छापा मारा गया। पुलिस ने कथित मुख्य ऑपरेटर 26 वर्षीय निखिल सोनी को गिरफ्तार किया। उसके साथ 4 अन्य लोगों को भी पकड़ा गया। छापेमारी के दौरान पुलिस को वहां लैपटॉप, मोबाइल टैब, इंटरनेट राउटर, बैंक पासबुक, व्यक्तिगत डायरियां और नकदी मिली। यह सेटअप जांच एजेंसी के लिए इस नेटवर्क की कार्यप्रणाली समझने का महत्वपूर्ण सुराग बना। मेरठ और गाजियाबाद में भी उसी समय कार्रवाई। जयपुर में कार्रवाई के साथ ही दिल्ली पुलिस की दूसरी टीम ने उत्तर प्रदेश के मेरठ और गाजियाबाद में दबिश दी। यहां पुलिस ने कथित म्यूल अकाउंट सप्लाई नेटवर्क से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके नाम बताए गए हैं अमर जाटव, हर्ष, मोहन और वासु। पुलिस के मुताबिक यह मॉड्यूल ऐसे बैंक खातों, डेबिट कार्ड, सिम और पीओएस मशीनों की व्यवस्था से जुड़ा था जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर साइबर ठगी की रकम को आगे ट्रांसफर करने और निकालने के लिए किया जाता था। दोनों राज्यों में लगभग एक साथ हुई कार्रवाई का उद्देश्य नेटवर्क के अलग अलग हिस्सों को एक साथ तोड़ना था। जयपुर से गिरफ्तार आरोपियों में शामिल हैं निखिल सोनी, उम्र 26 वर्ष, निवासी झोटवाड़ा, जयपुर। उसे कथित मुख्य ऑपरेटर और तकनीकी मास्टरमाइंड बताया गया है। अभिषेक कुमार झा, उम्र 23 वर्ष, निवासी कैलाश नगर, जयपुर। आनंद शाह सोनार, उम्र 26 वर्ष, निवासी कैलाश नगर, जयपुर। प्रिंस शाह सोनार, उम्र 20 वर्ष, निवासी कैलाश नगर, जयपुर। अभिषेक कुमार झा, उम्र 21 वर्ष, निवासी कैलाश नगर, जयपुर। वहीं म्यूल अकाउंट सप्लाई नेटवर्क से
जुड़े बताए गए आरोपी हैं अमर जाटव उम्र 23 वर्ष निवासी हापुड़ बाईपास मेरठ, हर्ष उम्र 23 वर्ष निवासी सिद्धार्थ विहार विजयनगर गाजियाबाद, मोहन उम्र 24 वर्ष निवासी विजयनगर गाजियाबाद, वाशु उम्र 19 वर्ष निवासी मेरठ। इस तरह पुलिस कार्रवाई में कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई। बरामदगी देखकर समझिए नेटवर्क कितना बड़ा था। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक और बैंकिंग उपकरण बरामद हुए। इनमें 4 लैपटॉप, 2 मोबाइल टैब, 52 मोबाइल फोन, 145 सिम कार्ड, 70 डेबिट कार्ड, 13 बैंक पासबुक, 6 POS मशीन, 4 हाई स्पीड इंटरनेट राउटर, 4 लाख रुपए नगद शामिल हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत डायरियां भी मिली हैं जिनमें कथित तौर पर लेन देन और पीड़ितों से संबंधित जानकारी दर्ज थी। 52 मोबाइल फोन और 145 सिम कार्ड की बरामदगी इस बात की ओर इशारा करती है कि नेटवर्क में एक साथ बड़ी संख्या में मोबाइल नंबर और डिजिटल डिवाइस इस्तेमाल किए जा सकते थे। म्यूल अकाउंट आखिर होते क्या हैं? इस पूरे मामले में एक शब्द बार बार सामने आता है, म्यूल अकाउंट। सरल भाषा में समझें तो ऐसे बैंक खाते जिनका इस्तेमाल किसी दूसरे व्यक्ति या नेटवर्क की रकम को प्राप्त करने और आगे ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। साइबर अपराध में म्यूल अकाउंट के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अपराधी अक्सर अपनी असली पहचान और पैसों के स्रोत को छिपाने के लिए कई खातों के जरिए रकम घुमाने की कोशिश करते हैं। इस मामले में पुलिस का आरोप है कि मेरठ और गाजियाबाद से जुड़े आरोपी ऐसे बैंकिंग संसाधन उपलब्ध कराने में भूमिका निभा रहे हैं, जबकि जयपुर से कथित तौर पर तकनीकी और बैंकिंग ऑपरेशन संभाले जा रहे थे। पुलिस की जांच अभी खत्म नहीं हुई। 9 गिरफ्तारियों के बाद भी इस मामले की जांच को अंतिम चरण नहीं माना जा सकता। पुलिस अब बरामद किए गए लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल फोन की डिजिटल फॉरेंसिक जांच कर रही है। इन उपकरणों से मिले डेटा के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किन बैंक खातों का इस्तेमाल हुआ, किन मोबाइल नंबरों से संपर्क किया गया और किन लोगों के बैंक खातों को निशाना बनाया गया। प्रारंभिक जांच में इस मॉड्यूल के तार नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज 19 शिकायतों से जुड़े होने की बात सामने आई है। अब पुलिस वित्तीय लेन देन की पूरी कड़ी को खंगाल रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस नेटवर्क ने कुल कितने लोगों को निशाना बनाया और कितनी रकम की ठगी की। मोबाइल चोरी के बाद क्या करें? पुलिस की अहम सलाह। इस मामले में से आम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सबक मोबाइल चोरी से जुड़ा है। मोबाइल चोरी या गुम होने के बाद सिर्फ थाने में शिकायत करना पर्याप्त नहीं माना जाना चाहिए। सबसे पहले अपनी सिम को तुरंत ब्लॉक या बंद कराना जरूरी है। इसके बाद चोरी हुए मोबाइल को CEIR यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर के जरिए ब्लॉक कराया जा सकता है, ताकि उसके IMEI को देश भर में ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो सके। अगर बैंक खाते से कोई अनधिकृत ट्रांजैक्शन दिखाई देता है तो तुरंत 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर शिकायत करनी चाहिए। साइबर फ्रॉड में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। शुरुआती समय में शिकायत करने से संबंधित एजेंसियों को रकम के ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने और जहां संभव हो उसे रोकने की कार्रवाई का मौका मिल सकता है। इस केस की सबसे बड़ी तस्वीर। इस पूरे मामले को केवल 9 गिरफ्तारियों या 70,000 रुपए की ठगी तक सीमित करके देखना सही नहीं होगा। एक 88 वर्षीय व्यक्ति का मोबाइल चोरी हुआ मोबाइल एक साइबर नेटवर्क तक पहुंचा। उसके बाद बैंक खाते से रकम निकली। पुलिस ने बैंक ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया। ट्रांजैक्शन से म्यूल अकाउंट सामने आए। म्यूल अकाउंट की जांच मेरठ और गाजियाबाद तक पहुंची और फिर डिजिटल जांच ने पुलिस को जयपुर के कथित तकनीकी ऑपरेशन तक पहुंचा दिया। यानी एक चोरी हुआ मोबाइल इस पूरे नेटवर्क की पहली महत्वपूर्ण कड़ी बना। दिल्ली पुलिस ने 2 राज्यों में कार्रवाई करके नेटवर्क के कथित फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों हिस्सों को निशाना बनाया है। लेकिन बरामद 52 मोबाइल, 145 सिम, 70 डेबिट कार्ड, 13 पासबुक और डिजिटल उपकरणों की जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि इस नेटवर्क का वास्तविक दायरा कितना बड़ा था। फिलहाल 9 आरोपी गिरफ्तार हैं। जांच जारी है और पुलिस उन 19 साइबर शिकायतों के तार जोड़ने में जुटी है जिनका संबंध इस मॉड्यूल से सामने आया है। इस पूरे मामले ने एक बात बेहद साफ कर दी है, आज मोबाइल की सुरक्षा ही बैंक खाते की सुरक्षा का भी एक अहम हिस्सा है। मोबाइल चोरी होने के बाद कुछ घंटे की लापरवाही भी कई बार बैंक खाते के लिए भारी पड़ सकती है। इसलिए फोन खोए तो तुरंत सिम बंद कराएं, डिवाइस को CEIR के जरिए ब्लॉक कराने की प्रक्रिया शुरू करें और बैंक खाते में कोई संदिग्ध लेन देन दिखे तो बिना देरी 1930 पर शिकायत करें।